सर्वेक्षण, ठीक है, जिसको कि सैंपलिंग बोला जाता है। नमूना सर्वेक्षण भारत में जनसांख्यिकीय डेटा एकत्र करने का एक महत्वपूर्ण तरीका है। नमूना सर्वेक्षण में जनसंख्या की प्रजनन क्षमता, मृत्यु दर, वृद्धि आदि का पता लगाने के उद्देश्य से जनसंख्या के कुछ सदस्यों से जानकारी एकत्रित की जाती है, जिसके बाद में समग्र रूप से जनसंख्या पर लागू किया जाता है। यह पूरी आबादी को कवर करने वाली जनगणना से सस्ता तरीका है। जनगणना की तुलना में कम समय के अंतराल पर एक नमूना सर्वेक्षण भी किया जा सकता है। भारतीय अर्थव्यवस्था को कुछ सामाजिक और आर्थिक पहलुओं से संबंधित आंकड़ों के संग्रह के लिए नमूना सर्वेक्षण करने के लिए 1950 में राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण की स्थापना की गई। शुरुआत में इसमें प्रजनन क्षमता, मृत्यु दर, जनसंख्या वृद्धि, परिवार नियोजन आदि के बारे में जानकारी एकत्रित की गई। 1963 से 64 में भारत में जन्म और मृत्यु दर और जनसंख्या की वृद्धि दर का अनुमान प्रदान करने के लिए भारत के रजिस्टर जनरल के तहत नमूना पंजीकरण प्रणाली SRS की शुरुआत की गई थी। SRS का फुल फॉर्म होता है सैम्पलिंग रजिस्ट्रेशन सर्वे, ठीक है। नमूना पंजीकरण प्रणाली एक बड़े पैमाने पर जनसांख्यिकीय सर्वेक्षण है जो भारत में राष्ट्रीय और उपराष्ट्रीय स्तर पर ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए अलग अलग आयोजित किया जाता है। इस प्रणाली के तहत जन्म और मृत्यु की निरंतर गणना एक निवासी अंशकालिक गणना द्वारा की जाती है, जो आमतौर पर एक शिक्षक होता है और एक क्षेत्र अन्वेषक के रूप में कार्य करता है। इसके बाद एक अधिकारी हर 6 महीने में एक स्वतंत्र सर्वेक्षण किया जाता है। 1964 से 65 में भारत के महापंजीयक के कार्यालय द्वारा कुछ चुनिंदा राज्यों में प्रायोगिक आधार पर नमूना पंजीकरण प्रणाली शुरू की गई थी। 1969 से 70 के दौरान यह प्रणाली पूरी तरह से चालू हो गई, जिसमें लगभग 3700 नमूना इकाइयों को शामिल किया गया। इसके बाद समय समय पर सैंपल साइज को बढ़ाया गया। ग्रामीण क्षेत्रों में नमूना इकाई एक गांव या उसका एक खंड है। जहां गांव की आबादी 1500 या उससे अधिक है तथा शहरी क्षेत्रों में नमूना इकाई 750 और 1000 के बीच की आबादी के साथ एक जनगणना का गणना ब्लॉक है। वर्तमान में नमूना पंजीकरण प्रणाली में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में क्रमशः 4436 और 2235 नमूना इकाइयाँ शामिल हैं। इस प्रकार भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 6671 नमूना इकाइयों को SRS द्वारा कवर किया गया। नमूना पंजीकरण प्रणाली भारत में दो जनगणनाओं के बीच जनसंख्या डेटा एकत्र करने के लिए विश्वसनीय तरीकों में से एक है, ठीक है। तो जो नमूना सर्वेक्षण है, ठीक है, ये कब शुरू किया गया था? 1950 में राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण का स्थापना किया गया था, ठीक है। और इसके तहत क्या होता है कि एक रजिस्ट्रार जनरल होता है, ठीक है, जो नमूना जो रजिस्टर होता है वो नमूना पंजीकरण के जो शुरुआत किया गया था वो SRS के द्वारा मतलब किया गया था, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है? सैम्पलिंग रजिस्ट्रेशन सर्वे, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि एक जो शिक्षक होता है जिस गांव या शहर का किया जाता है वो हर एक निश्चित समय पर उस एरिया का वो मुआयना करते रहता है और उससे रिलेटेड जो भी उसको डेटा मिलता है वो उसको कलेक्ट करते रहता है और फिर कलेक्ट कर करके फिर वो एक अपने से बड़े अधिकारी को देता है, ठीक है। और इसका जो मतलब कितना से कितना आबादी तक है, तो ये गांव में 1500 तक का आबादी का कलेक्ट करता है और शहरों में 750 से 1000 तक के बीचों की आबादी का ये कलेक्ट करता है, ठीक है। तीसरा है नागरिक पंजीकरण प्रणाली, जिसको कि रजिस्ट्रेशन प्रणाली भी बोला जाता है, ठीक है। तो चलिए इसको देखते हैं। नागरिक पंजीकरण प्रणाली भारत में जनसांख्यिकीय डेटा का एक अन्य महत्वपूर्ण स्रोत है। भारत में मृत्यु का पंजीकरण 19वीं शताब्दी के मध्य में अंग्रेजों द्वारा शुरू किया गया था। भारत सरकार के स्वच्छता
आयुक्त ने 1863 में अपनी रिपोर्ट में स्वच्छता सुधार लाने के लिए मृत्यु दर और स्रोतों के कारण होने वाली बीमारियों के कारणों की जानकारी एकत्र करने की सिफारिश की। उनके लिए जिम्मेदार मौतों और कारणों के पंजीकरण की प्रणाली 1866 में ब्रिटिश भारत के मध्य प्रांतों में शुरू की गई थी। बंगाल जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1873 लागू होने वाला पहला कानून था, जिसके बाद में बिहार, उड़ीसा और पंजाब तक बढ़ा दिया गया। ठीक है, तो नागरिक पंजीकरण प्रणाली में क्या होता है कि जब कोई भी विवाह, शादी, जन्म या मृत्यु होता है तो उसको क्या होता है कि रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होता है। ठीक है, तो वो इसके तहत आता है और ये सबसे पहले ब्रिटिश राज्य में किया गया था। ठीक है, उसके बाद बंगाल में इसको लागू किया गया। उसके बाद धीरे धीरे इसको बिहार और उड़ीसा में भी लागू कर दिया गया था। ठीक है, भारत में जन्म, मृत्यु और विवाह का पंजीकरण मई 1949 में महापंजीयक और जनगणना आयुक्त के कार्यालय की स्थापना के साथ शुरू हुआ था। ठीक है, तो भारत में इसका शुरुआत कब हुआ? 1949 में। ठीक है, यानी कि आज़ादी का 2 साल के बाद। ठीक है, इसमें महत्वपूर्ण जन सांख्यिकीय प्रभाग है जो जन्म और मृत्यु से संबंधित विश्वसनीय आंकड़ों का संग्रह करता है और इसके तरीकों का मूल्यांकन करता है। यह पंजीकरण प्रणाली में अधिक प्रभावी और विश्वसनीय बनाने के लिए राज्य संगठनों के साथ विभिन्न स्तरों पर बैठकें और विचार विमर्श भी करता है। ये टाइम पे सभी लोग जो उसके कर्मचारी हैं उन सभी को एक साथ बुला करके बैठक और उससे जो भी बैठकें करता है उसमें जो भी क्वेश्चन होते हैं या फिर जो समस्याएं होती है उसमें हल ढूंढते हैं उनका। ठीक है, वर्तमान समय में भारत में जन्म और मृत्यु की सूचना देना और उसका पंजीकरण करना अनिवार्य है। जन्म के 7 दिनों के अंदर तथा मृत्यु के 2 दिन के अंदर जन्म और मृत्यु संबंधी जानकारी दर्ज करानी होती है। पंजीकरण पूरे भारत के शहरों में नगर समितियों, नगर निगमों, नगर क्षेत्र समितियों और अधिसूचित क्षेत्र समितियों द्वारा किया जाता है और यह कार्य ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायतों द्वारा किया जाता है। ये आंकड़ों का संग्रह करके सारणीकरण करके प्रकाशन के लिए महापंजीयक और जनगणना आयुक्त के कार्य के महत्वपूर्ण सांख्यिकीय प्रभाग को भेजते हैं। ठीक है, तो जो जन्म, मृत्यु या फिर शादी से रिलेटेड जो भी रजिस्ट्रेशन किया जाता है, ठीक है, वो कौन कौन करता है? ग्रामीण क्षेत्रों में मतलब कि पूरे ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत द्वारा किया जाता है और शहरी क्षेत्रों में नगर समितियों, नगर निगमों और नगर क्षेत्र समिति जो होते हैं उस लोग के द्वारा किया जाता है। ठीक है, उसके बाद ये सारे आंकड़े कलेक्ट करके महापंजीयक और जनगणना आयुक्त के कार्यालय में क्या होता है कि ये डेटा भेज दिया जाता है। ठीक है, भारत में जन्म और मृत्यु के अनिवार्य पंजीकरण के बावजूद सभी जन्म और मृत्यु की सूचियां नहीं दी जाती। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 70% आबादी अभी भी गाँव में निवास करती है, जहाँ ज़्यादातर लोग निरक्षर हैं और वे इन महत्वपूर्ण घटनाओं को दर्ज कराने के महत्व को नहीं समझते हैं। उनके लिए जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र की बहुत कम आवश्यकता होती है। ठीक है, तो जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोग हैं वो लोग इस जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र के क्या क्या फ़ायदे हैं उनसे वो अनभिज्ञ है। उन लोगों को इसके बारे में उतना जानकारी नहीं होता है और उन लोगों को इस सब का ज़रूरत भी नहीं पड़ता है, इसलिए वो लोग जन्म और मृत्यु से संबंधित जो रजिस्ट्रेशन होता है उसको नहीं करवाता है, जिसके कारण क्या होता है कि ये आंकड़े जो है उतने महत्वपूर्ण नहीं रह जाते जनगणना के उपलक्ष्य में। ठीक है, पर इसके प्रति क्या हो सकता है कि ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को इस के फ़ायदे के प्रति बता करके उन लोग को जागरूक किया जा सकता है। ठीक है, तो आज का टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। आशा करती हूँ कि आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।